समुद्र तट के सहारे बसा और आसपास खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा यह शहर आंध्र प्रदेश के एक जिले विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम भारतवर्ष के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण और गौरवमयी है क्योंकि इस जिले में जहाज निर्माण का कारखाना है। आंध्र प्रदेश के इसी जिले में बहुत सी जनजातियां अपना जीवन यापन करती हैं। उनमें से कोंड जनजाति के लोग सबसे प्रमुख हैं। विशाखापट्टनम से करीब 120 किलोमीटर दूरी पर पाडेरू नामक शहर स्थित है। इस शहर में अधिकतर जनसंख्या कोंड जनजाति के लोगों की है। पाडेरू में जीवन यापन करने वाले कोंड जनजाति के लोग सरकारी योजनाओं के आधार पर विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पाडेरू पहुंचने से करीब 7 किलोमीटर पहले कोंड जनजाति के लोगों का एक प्राचीन मंदिर है। कोंड जनजाति के लोगों के मन में इस देवी मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा है। वे यहां आकर मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर देवी मां के प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करते हैं। ये मंदिर का नाम मोदकोंडम्मा पादालू बोलता है। इसका आदिवासी बहुत लोग को इधर आकर माँ देवी का पूजा करता है। सुंदर प्राकृतिक वनों और पहाड़ियों के बीच बसा विशाखापट्टनम के जिले का पाडेरू शहर। इस शहर में अधिकतर कोंड जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 50,143 है। आज भी आदिवासी प्रकृति के खुले वातावरण के बीच रहना ही पसंद करते हैं। यह है पाडेरू शहर से कुछ दूरी पर बसा कोंड जाति का दिगु व सोलामुलू गांव। इस गांव में 44 कोंड आदिवासी परिवार रहते हैं। यहां की जनसंख्या 350 के लगभग है। वैदिक एवं महाकाव्य साहित्य के साथ ही प्राचीन एवं मध्यकालीन सूचनाओं के आधार पर कोंड आदिवासी सदियों से इसी क्षेत्र में रहते आए हैं। कोंड जनजाति के पूर्वजों ने इसी क्षेत्र में जन्म लिया और वे किसी और क्षेत्र से स्थानांतरित होकर यहां नहीं आए थे। यही विचारधारा कोंड जनजातीय लोगों की भी है कि वे सदियों से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके पूर्वज भी यहीं के थे। पाडेरू में निवास करने वाली कोंड जनजाति की कई उपजातियां हैं, जिनमें कोडी, कोधू, देसाया कोंड, डोंगरी कोंड, कुटिया कोंड, टिकरिया कोंड और यनीति कोंड आदि जनजातियों के नाम प्रचलित हैं। वनों के बीच रहकर जीवन बसर करने वाली कोंड जनजाति की महिलाएं, पुरुष और बच्चे पहनावे के रूप में बहुत ही साधारण वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। वेशभूषा के रूप में कोंड जनजाति के लोग ऐसे वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण वे वनों के बीच रहकर अपने हर कार्य को आसानी से कर सकें। खाने पीने की चीजों को तैयार करने के लिए कोंड जनजाति की महिलाएं आज के आधुनिक युग में भी अपने पारंपरिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल करती हैं। धान, चावल, रागी या फिर सामा को ये महिलाएं अपने घर में ही पारंपरिक तरीके से कूट कर तैयार करती हैं। धान वगैरह को कूटने का ये तरीका कोंड जनजातीय महिलाओं के बीच सदियों से इसी प्रकार चला आ रहा है। पाडेरू की ये कोंड आदिवासी महिलाएं अधिकतर प्राकृतिक पानी पर ही निर्भर रहती हैं। यहाँ की महिलाएं अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए, चाहे वो स्नान करना हो या फिर कोई और घरेलू कार्य, उन सभी कार्यों के लिए पहाड़ी झरनों एवं पहाड़ी स्रोत से निकलने वाले पानी का ही इस्तेमाल करती हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाएं पहाड़ी वनों से लकड़ियां इकट्ठी कर अपने घर का चूल्हा जलाती हैं और मिट्टी के द्वारा बने इसी चूल्हे पर वे अपने परिवार के खाने के लिए भोजन तैयार करती हैं। पाडेरू में चावल की फसल ज्यादा होती है। यही कारण है कि कोंड जनजाति के लोग अपने भोजन में चावल से बनी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। भोजन के पश्चात रात्रि के समय आदिवासी लोग अपनी दिन भर की थकान भुलाने के लिए
परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी के आलम में खो जाते हैं। अपने सजने संवरने के लिए कोंड जनजाति की महिलाएं अपने बालों को संवारने के बाद उनमें विभिन्न प्रकार के फूल लगाती हैं। सुंदर लगने के लिए वे अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं और गले एवं नाक में धातु से बने आभूषणों का इस्तेमाल करती हैं। कोंड आदिवासी महिलाएं अपने गले में जो हार पहनती हैं वो चांदी के सिक्कों से बना होता है। नाक में पहने जाने वाली नथ को कोंड आदिवासी महिलाएं पहनना अनिवार्य समझती है। अपने शरीर पर इस तरह का श्रृंगार करने की अनुमति केवल विवाहित महिलाओं को ही होती है। शादी या किसी त्योहार के अवसर पर कोंड आदिवासी महिलाएं अपने सजने संवरने के लिए इन्हीं गहनों का इस्तेमाल करती हैं और यही आभूषण कोंड आदिवासी महिलाओं की पहचान है। घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत कोंड आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक रस्मों के आधार पर इसी प्रकार नमस्कार करने की प्रक्रिया के रूप में करती हैं। ये महिलाएं आज भी अपने घर में आने वाले मेहमान को भगवान मानती हैं और उसी श्रद्धा से उनका स्वागत करती हैं। आदिवासी कल्याण विभाग के अनुसार यहाँ बसने वाली 31 जनजातियों में से कौंड भी एक जनजाति है, जिन्हें कौंड, कुटिया कौंड आदि के नाम से भी जाना जाता है। कौंड जनजाति के लोग मुख्यतः पेड़ों की खेती पर निर्भर करते हैं। हमारी तरफ से भी यह प्रयास जारी है कि कौंड आदिवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और जो कौंड आदिवासी गाँव और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें एक अलग योजना के माध्यम से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पाडेरू शहर चारों तरफ से गहन वनों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ के पहाड़ी वनों को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ के पहाड़ों के सबसे ऊपरी हिस्सों को सुरक्षित वनों के रूप में घोषित किया गया है। वनों को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वन संपदाओं के कारण ही हमें घरेलू उपयोग एवं घरेलू साज सज्जा के लिए न सिर्फ इमारती लकड़ी मिलती है, बल्कि वन क्षेत्र देश का पर्यावरण बनाए रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। पहाड़ी वनों के बीच वाले हिस्से के अनावश्यक पेड़ पौधों को काटकर और जलाकर पोड़ू यानी परिवर्तनीय खेती के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ के कौंड आदिवासी कई प्रकार की खेती करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख फसलें हैं रागी, सामा, श्रीकांदलू, मक्का, राजमा, बीन्स, सफेद बीन्स, लाल बीन्स और चित्रा राजमा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और यहाँ की राज्य सरकार एवं NSTFDC ने मिलकर यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले आदिवासियों के लिए कॉफी पौधरोपण की योजना शुरू की है, जिसके लिए यहाँ के कोंड आदिवासियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है, जिससे कॉफी की पैदावार अधिक से अधिक हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कॉफी बोर्ड की ओर से तकनीकी विशेषज्ञ भी मुहैया कराए जाते हैं, ताकि यहाँ के कोंड आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से यहाँ के कोंड जनजाति के लोगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए समय समय पर ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का ये प्रयास निस्संदेह सराहनीय है। यह है पाडेरू स्थित ITDA कार्यालय। इस विभाग के परियोजना अधिकारी श्रीकांत नुगलापल्ली का कहना है, हम कोंड आदिवासी परिवारों के लिए 1 एकड़ भूमि की पहचान करते हैं, ताकि वो उस भूमि पर कॉफी की पौध लगा सकें। सबसे पहले हम उन्हें उस भूमि पर लगाने के लिए 1000 सिल्वर ओक के पौधे देते हैं। 3 या 4 साल के बाद जब सिल्वर ओक के पौधे बड़े हो जाते हैं, तब उनकी छांव में लगाने के लिए हम उन्हें कॉफी के पौधे देते हैं। इस विधि के अनुसार अगले 3 साल में कॉफी के पौधे पैदावार देना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही यहाँ के कृषकों की नियमित आमदनी शुरू हो जाती है।
यहाँ के कोंड आदिवासी कृषक सिल्वर ओक के पेड़ों के नीचे काली मिर्च की बेल की पौध का भी रोपण करते हैं। सिल्वर ओक के पेड़ों के कारण ही इस क्षेत्र में काली मिर्च की पैदावार भरपूर मात्रा में होती है, जिससे यहाँ के कृषक न सिर्फ खुद भारी मुनाफा कमाते हैं, बल्कि वे काली मिर्च का मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में निर्यात भी करते हैं। पहाड़ी वनों की तलहटी में यहाँ के कोंड आदिवासी कृषक पैडी यानी चावल की खेती करते हैं। कोंड आदिवासी सुबह सवेरे उठते ही अपने खेतों में इसी उम्मीद से हल चलाना शुरू कर देते हैं कि वो सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। आज के आधुनिक युग में भी यहाँ के कोंड आदिवासी खेती करने के लिए अपने पारंपरिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। कृषि में प्रयोग होने वाले कृषि औजारों का निर्माण भी वे स्वयं ही करते हैं। कृषि औजारों का निर्माण करते समय वो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि वो कृषि करते समय इन औजारों का प्रयोग सुविधापूर्वक कर सकें। पाडेरू क्षेत्र में ये लहलहाते खेत यहाँ के कोंड आदिवासियों की मेहनत का नतीजा है। पहाड़ों की तलहटी में बने इन खेतों को सीढ़ी नुमा खेत भी कहा जाता है और इन खेतों में पैडी यानी चावल की खेती की जाती है। पाडेरू में अपना जीवन यापन करने वाले अधिकतर कोंड आदिवासी कृषक हैं। कृषि ही उनके एकमात्र रोजगार का साधन है। कोंड आदिवासी महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देती हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते पाडेरू में समतल भूमि पर हल्दी, हरी मिर्च, तंबाकू, और टमाटर आदि की खेती भी की जाती है। इस खेती के लिए राज्य सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि यहाँ के कोंड आदिवासी कृषकों को स्थानीय रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। हमारे गांव के आसपास 3 बाजार हैं, जहां पर हम लोग अपने खेतों में पैदा की हुई मिर्च, टमाटर, तंबाकू और हल्दी आदि की फसलों को बेचते हैं। खेती के लिए हमें बैंक ऋण भी देता है। ये ऋण हम सब्जियां बेचकर चुकाते हैं। अगर फसल अच्छी हो जाती है तो हमें 5 से 6 हजार रुपयों का मुनाफा भी हो जाता है। जीवन युद्ध में विजयी होने का सपना लिए ये आदिवासी महिलाएं अपने कृषि उत्पाद को टोकरियों में भरकर बाजार की ओर जा रही हैं, ताकि ये इन सब्जियों को बेचकर अपने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य पा सकें। पाडेरू शहर के दूरदराज के गांवों में हाट बाजार लगते रहते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा में इन हाट बाजारों को शेंडी कहा जाता है। ये हाट बाजार खासतौर पर यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के लिए लगाए जाते हैं, ताकि यहाँ हाट बाजार में आकर यहाँ के स्थानीय आदिवासी अपनी कृषि उपज और वनोपज को बेचने के साथ साथ अपने घरेलू उपयोग की चीजों को भी खरीद सकें। यहाँ के कोंड आदिवासी अपने जीविका के लिए वनों से ईंधन के रूप में लकड़ियां इकट्ठी करने के साथ साथ पत्ते भी इकट्ठे करते हैं। पाडेरू क्षेत्र में पाई जाने वाली वनोपज में से रीठा, शिकाकाई और इमली आदि प्रमुख वनोपज है। यह है पाडेरू स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा। पाडेरू के कोंड आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस बैंक का काफी सहयोग रहा है। अपने किसी भी व्यवसाय एवं कृषि के लिए यहाँ के कोंड आदिवासी इस बैंक से कर्ज लेते हैं। पाडेरू मुख्यतः आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ कई आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें कोंड आदिवासी प्रमुख हैं। हम उन्हें फसलों के लिए बहुत ही कम ब्याज पर यानी 4% पर कर्ज मुहैया कराते हैं और वे हर साल हमसे फसल लगाने से पहले कर्ज लेते हैं।
इसीलिए हम उनमें यह आदत डालने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपना बचत खाता बैंक में खोलें। पाडेरू में बहुत से कोंड आदिवासियों को ITDA की योजना के तहत NST-FDC के द्वारा तिपहिया स्कूटर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कारण यहाँ के कोंड आदिवासियों को स्थानीय रोजगार मिला है। पाडेरू में काम के बदले अनाज योजना को भी क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के तहत पाडेरू में ऐसे कार्यों का सृजन किया जाता है जिसके जरिए यहाँ के कोंड आदिवासियों को स्थानीय रोजगार मिल सके। इस योजना के तहत सड़कें बनाना और पुल आदि का निर्माण करना, पीने के पानी के लिए कुएं आदि का निर्माण करना भी शामिल है। काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत एक श्रमिक को एक दिन में 10 किलो चावल दिया जाता है। यह है पाडेरू स्थित केंद्रीय आश्रम उच्च विद्यालय। आदिवासियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में शिक्षण संस्थाओं एवं सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस विद्यालय में 90% आदिवासी छात्रों को दाखिला दिया गया है। दूर दराज के गांवों से इस विद्यालय में आने वाले अधिकतर विद्यार्थी कोंड आदिवासी हैं। इस आश्रम विद्यालय में उन्हें शिक्षा के साथ साथ तमाम सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। ये केंद्रीय आश्रम उच्च विद्यालय है। इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1979 में हुई थी। यह विद्यालय पहले प्राथमिक स्कूल था, बाद में इसे उच्च विद्यालय तक बढ़ा दिया गया। अब यह विद्यालय 6ठी कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले 90% विद्यार्थी आदिवासी हैं। यह है पाडेरू स्थित आदिवासी कल्याण आवास विद्यालय एवं महाविद्यालय। ये विद्यालय यहाँ की आदिवासी युवतियों के भविष्य निर्माण में एक सराहनीय कदम है। मेरा नाम किरमो है। मैं आर्कू वैली से आई हूँ। मैं कौन जनजाति की हूँ। इस समय मैं पाडेरू में MPC की शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। यहाँ पर सरकार हमें हर चीज मुफ्त मुहैया कराती है, जैसे कि खाना, कपड़े, फीस और अन्य जरूरत की चीजें। ये है सोलामुल्लू गांव में स्थित गिरिजन विद्या विकास केंद्र स्कूल। इस स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की आधारशिला को मजबूत करने के लिए प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, ताकि ये आदिवासी बच्चे बड़े होकर देश के अच्छे नागरिक बन सकें। एक शिक्षित युवती होने के नाते मैं लोगों को शिक्षा के महत्व और उसकी अच्छाइयों के बारे में बता सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरे क्या अधिकार हैं। पाडेरू के स्कूल एवं कॉलेजों में छात्रों के बीच खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए खेल कूद का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि ये आदिवासी छात्र एवं छात्राएं एक अच्छा खिलाड़ी बनकर विश्व स्तर पर खेल कूद में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल कूद में देश का नाम रोशन कर सकें। यह है पाडेरू स्थित AP विद्या विधान परिषद जन समुदाय चिकित्सा केंद्र। पाडेरू के इस सरकारी अस्पताल में दूर दराज के गांवों से रहने वाले कोंड आदिवासी यहां आकर अपना इलाज कराते हैं। इन आदिवासियों का इलाज इस अस्पताल में मुफ्त किया जाता है। दवा दारू से लेकर इन्हें बिस्तर तक मुफ्त मुहैया कराए जाते हैं। समय समय पर अस्पताल के डॉक्टर वार्ड में आकर मरीजों की जांच करते रहते हैं और उनके उपचार के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। पाडेरू के वन क्षेत्रों में यहाँ के कोंड आदिवासी वन औषधियों की पौध का भी रोपण करते हैं, जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से औषधि पौध मुफ्त मुहैया कराई जाती है। इन औषधि पौध के विषय में यहाँ के स्थानीय कोंड आदिवासियों को विस्तृत जानकारी होती है। यहाँ के आदिवासी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी पौध से किस बीमारी के लिए औषधि तैयार की जाती है और उस बीमारी का किस तरह से इलाज किया जाता है, जैसे कि त्वचा की बीमारी के लिए कपूर, पाम ऑयल, यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास और सांप के काटे जाने पर सुरपागंडी औषधि का प्रयोग किया जाता है। आज के आधुनिक युग में भी कोंड आदिवासी अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार ही करते हैं। विवाह जैसे मंगलमय अवसर पर भी
यहाँ के कोंड आदिवासी अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को ही अपनाते हैं। कोंड युवक एवं युवती का विवाह कोंड आदिवासी समुदाय के बीच ही संपन्न होता है। विवाह के इस मंगलमय अवसर पर गांव के सभी पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे शामिल होते हैं और उन सभी के बीच दुल्हा और दुल्हन अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाते हुए एक दूसरे का जीवन साथी बन जाते हैं। कोंड आदिवासी समुदाय का मुखिया दूल्हा और दुल्हन के हाथों को स्पर्श करता है। दुल्हन के गले में महिलाएं मंगलसूत्र पहनाती हैं। इसके बाद समुदाय का मुखिया दूल्हे के हाथ पर नाल बांधता है और दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाता है। गांव की महिलाएं, जिन्हें गुरुमाई कहा जाता है, वे दूल्हा दुल्हन को 3 पवित्र फेरे लगवाती हैं। इसके साथ ही समुदाय का मुखिया दूल्हा दुल्हन पर पवित्र जल का छिड़काव करता है। विवाह के समय नाच और गाने का आयोजन भी होता है। गांव के पुरुष एवं महिलाएं सामूहिक नृत्य करते हैं। इन तमाम पारंपरिक रस्मों के बीच कोंड आदिवासियों में विवाह जैसा मंगलमय कार्य संपन्न होता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह प्रयास भी रहा है कि आदिवासियों की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखा जाए। आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं में नृत्य भी एक प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा है। अन्य जनजातियों की तरह कोंड जनजाति के लोगों ने भी अपनी नृत्य करने की परंपरा को धरोहर के रूप में आज भी सहेज कर रखा हुआ है। उनका मुख्य एकमात्र नृत्य डिमसा नृत्य है। जन्म, शादी एवं अन्य मंगलमय अवसरों पर कोंड आदिवासी अपने हर्षोल्लास को प्रकट करने के लिए श्रृंखलाबद्ध होकर मस्ती में झूम उठते हैं। उस समय ना तो उन्हें अतीत की स्मृतियां कुरेदती हैं और ना ही भविष्य की चिंता। यही है कोंड आदिवासियों के उल्लासमय और डिमसा लोक नृत्य एवं लोकगीत से परिपूर्ण जीवन का रहस्य।